वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले के 3 क्वेश्चन जो थे अलग अलग टॉपिक्स के थे, मतलब अलग अलग कंसेप्ट को छुआ था हम लोगों ने। जैसे पहला क्वेश्चन जो था वो हमने एज बेसिस का क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था वो अलजेब्रा के बेसिस पे सॉल्व किया था, तीसरा क्वेश्चन किया था थोड़ा सा एप्लीकेशन बेसिस पे गए थे और नंबर ऑफ ऑरेंजेस ट्रीज को कैसे हमने कैसे हमने टोटल काउंट किया था और रो और कॉलम का फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, जो है हम आप क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं अपना स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है हमारा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एज के बेसिस पे ये। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, आप टेक्स्ट बुक से लाइन ये कीजिए या फिर डिस्प्ले पे देखिए क्या है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है पर्टिकुलर। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते हैं लेट द किशोर एज बी एक्स। किशोर की एज हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स मान लेते हैं, और विवेक की एज एंड द विवेक्स एज बी। क्या बोला हमसे, देखिए स्टूडेंट्स, हमसे बोला है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। ओल्डर देन मतलब क्या हुआ, 5 साल उससे बड़ा है। तो जब किशोर की एज एक्स है तो विवेक की एज क्या होगी, एक्स प्लस 5, करेक्ट। उसके बाद कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या गिवन है, गिवन हमें है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स is of their ages is 1/6, करेक्ट। नाउ ये हमारा कंडीशन गिवन है, ये हमें एज का डिफरेंस गिवन है। नाउ सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अच्छा पहले समझते हैं, हम लोगों ने अब तक के लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, सम का मतलब जाना, प्रोडक्ट का मतलब जाना, ग्रेटर देन का मतलब जाना, लेस देन का मतलब जाना, है ना, डिफरेंस का मतलब जाना, मल्टीपल्स का मतलब जाना। एक नया टर्म आया क्या, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है पहले यहाँ समझते हैं। जैसे समझिए कि मैं लिखना चाहता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ 4, रेसिप्रोकल का मतलब क्या स्टूडेंट, रेसिप्रोकल का मतलब है डिवाइड में, किसके डिवाइड में, 1 के डिवाइड में। अगर हमें जनरली लिखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ x, तो कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1/x। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 6 गिवन है। किसका 6 है, एज का रेसिप्रोकल। तो सम का मतलब क्या होगा, ऐड। तो क्या होगा, फ्रॉम अगर इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस सम करना मतलब क्या, ऐड करना था। सेकंड का एज क्या है, x प्लस 5, और इसका आंसर कितना है, 1/6, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा रेसिप्रोकल फॉर्म है और इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 5 प्लस x, ये क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 5x इक्वल टू 1/6। नाउ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x और x क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5, और ये यहाँ डिवाइड में, यहाँ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, x 6 2 ज़ा 12x, 6 5 ज़ा 30, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल्स टू क्या होगा, 0, करेक्ट। अब देखिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। हमने क्या फॉर्म कर लिया स्टूडेंट्स, अब ये हमने फाइंड कर लिया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे हम। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। देखिए -10 + 3 क्या होगा, -7, और माइनस प्लस माइनस और 10 3 ज़ा 30।
यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, x क्या बचेगा, x माइनस 10, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स हम, बोलिए, हाँ क्या 3, तो क्या बचेगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये दो हमारा सेम टर्म है, एक बार लिखेंगे x माइनस 10 और ये क्या होगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अलग अलग करते हैं हम, देखिए, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए x माइनस 10 वहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस 10 एंड x इक्वल टू ये प्लस 3 उधर आएगा तो क्या होगा माइनस 3। अच्छा, हमें यहाँ पर डिस्कशन किसका हुआ है, हमारा डिस्कशन यहाँ एज का हुआ है, तो एज कैन नॉट बी ना नेगेटिव फॉर्म, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा लिखेंगे अगर लिखना है तो एज कांट बी इन नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा x इक्वल टू 10 ईयर्स। नाउ x हमारा क्या है, किसका एज था, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द एज ऑफ किशोर is 10 years and the age of Vivek is 15 years। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। हमारा फाइनल आंसर था 10 और 15। अब इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, सुआ स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट, 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ओके, तो ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम देखिए क्या करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले कैसे डील करेंगे कि हमें क्या बोला है कि फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। मतलब क्या, हम मान लेते हैं लेट the first test score is x। फर्स्ट टेस्ट का स्कोर हमने कितना मान लिया x। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन की सेकेंड टेस्ट में क्या कर रहा है 10 मार्क्स, सेकेंड टेस्ट में क्या कर रहा है स्टूडेंट 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है। सो द सेकेंड टेस्ट स्कोर इस क्या बोला है मोर देन ना, मोर देन का मतलब क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 10, करेक्ट। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है कि 5 times द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, तो 5 times द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, 5 times द स्कोर ऑफ, सॉरी सेकेंड टेस्ट है ये, फर्स्ट टेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। ये हमारा कंडीशन गिवन है। नाउ फ्रॉम ये स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा देखिए 5 times स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का स्कोर कितना हमारा x प्लस 10, तो 5 times मतलब क्या होगा 5 times मतलब 5 का मल्टीपल इज इक्वल टू 5 times स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू क्या है सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स x, तो क्या होगा ये x स्क्वायर। अब देखिए बस इतना ही क्वेश्चन था, इसके बाद तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x प्लस 5 10 50 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। नाउ हम क्या करते हैं, ये सभी को वो साइड लेकर जाते हैं, तो जो प्लस में माइनस में जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू क्या होगा 0। नाउ अब क्या करेंगे, हमें इसका फैक्टराइजेशन सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस 10 प्लस 5 क्या होगा -5, तो ये क्या होगा x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 10
यहाँ से +5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होगा, x माइनस 10 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सेपरेट कर लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या होगा 10, माइनस से 2 जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा -5। तो यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव मार्किंग का स्कीम नहीं था, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगा ऐसा कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, इसीलिए हम ये एज्यूम नहीं करेंगे, हमारा सोल्यूशन सिर्फ यही होगा। नाउ हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि फाइंड द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट क्या है, x, देयरफॉर द स्कोर ऑफ सुहास, फर्स्ट टेस्ट इज कितना है हमारे पास, कितना आंसर आ गया 10। ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो अब इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, एंड वो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तने बनाने का उनका बिजनेस है मिस्टर कासम का। ही मेक्स अ सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डेली बेसिस, हर दिन कुछ ना कुछ वो पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 40 मोर देन द 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। इस स्टेटमेंट का हम इक्वेशन बनाएंगे, फिलहाल आप खाली ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ही मेक्स इन अ वन डे, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज 600, एक पूरा कॉस्ट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास एक दिन का, वो 600 बन रहा है। देन फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, हमें एक पॉट का कॉस्ट भी फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ कितने पॉट्स वो एक दिन में बना रहे हैं वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हम इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले स्टेटमेंट क्या किया है देखिए, लेट द नंबर ऑफ pots prepared by Mr. Kasam be x, मान लेते हैं x नंबर ऑफ पॉट्स वो बना रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें टोटल जो है प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, तो क्या है, प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द यूटेंसिल इज 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूटेंसिल। तो देखिए कॉस्ट ऑफ ईच यूटेंसिल क्या कह रहा है देखिए, 40 मोर देन मतलब क्या है 40 ज़्यादा, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, लिखते हैं यूटेंसिल नहीं, यूटेंसिल तो सामान हो जाएंगे, ईच पॉट्स वो क्या होंगे 40 मोर देन मतलब 40 ज़्यादा, और क्या 10 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉट्स, तो क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉट्स। ये समझ में आया कैसे हो गया, 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ एक पॉट को कितना, मतलब जितने पॉट्स बना रहे उसका मल्टीप्लाई किया है। नाउ अभी क्या बोला है, टोटल कॉस्ट, अभी अगला स्टेटमेंट क्या गिवन है कि टोटल कॉस्ट उनको कितना लग रहा है एक दिन का 600, तो टोटल कॉस्ट कितना है 600। नाउ अगर 600 है तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना 600 होगा। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे हमने इससे पहले वाला एग्जांपल जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रो और कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिल रहा था, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज मिल रहे थे। उसी तरह से टोटल कॉस्ट 600 है, लेकिन 600 कब हो रहा है, जब एक पॉट और उसका बनाने का खर्चा, एक पॉट मतलब जितने पॉट बनाए और उतने पॉट बनाने का खर्चा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो हमारा फ्रॉम गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 40 प्लस 10x इक्वल टू कितना होगा 600, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 40x प्लस 10x स्क्वायर इक्वल टू 600। अब यहाँ देखिए 10 सब में कॉमन है तो क्या होगा
ये अगर इतना तो ठीक होगा कि ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा देखिए, अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 60 यहाँ आएगा तो क्या होगा -60। अब देखिए हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका सम कितना हो +4 और मल्टीप्लाई करने पे कितना है -60, करेक्ट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x। देखिए +10 माइनस 6 क्या होगा +4, प्लस माइनस माइनस और 10 6 जा 60, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x क्या बचेगा, x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन आएगा और ये क्या होगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं, तो x प्लस 10 और x माइनस 6 सॉरी 6 है, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या होगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू -10 एंड x इक्वल टू क्या होगा 6। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे क्या फाइंड करने बोला गया था कि फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा हमें वो फाइंड करने बोला, और टोटल कॉस्ट, करेक्ट। तो नंबर ऑफ यूटेंसिल, हमारे पास टोटल कितने पॉट्स बन गए 6। हमारा आंसर क्या होगा नाउ देखिए, हमें जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स होगा, x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स, तो क्या होगा 40 प्लस 10 इंटू x कितना है 6। अच्छा आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा -10 क्यों नहीं, -10 कैसे होगा, कोई भी नंबर अगर काउंटेबल है तो प्लस ही होगा। तो ये क्या हमारे पास, इसलिए हमने सिर्फ प्लस एज्यूम किया है, माइनस नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 40 प्लस 6 10 क्या होगा 60 और 60 प्लस क्या होगा 100। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स कितना हो गया 100 रुपीज़, मतलब एक पॉट को बनाने के लिए कितना रुपया खर्चा हो रहा है 100। तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ यूटेंसिल्स कितने होंगे। अच्छा हमसे ये पूछा है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। हमें क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स पूछा था। हमारा सोल्यूशन क्या है 100 रुपीज़, ऐसे लिख सकते हो 100 रुपीज़, ऐसे लिख लो 100 रुपीज़, ठीक। कॉपी करो इसको, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक साइंटिफिक टर्म, मतलब एक टर्म हमें ध्यान में रखना होगा, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और एक था स्टूडेंट्स, क्या कि इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ और आप देखिए कि रीड करते समय क्या इसके अंदर एक नया टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोर देन, लेस देन और क्या क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट, सम, ये सब कुछ पढ़ा था। इसमें एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और रीड करते समय ना देखिए क्या एक नया टर्म आता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सुनिए, प्रत्येक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मार्क दैट वर्ड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब मैं बताऊंगा, बस एक अंडरलाइन करके रखो डाउन स्ट्रीम को, एंड रिटर्न द सेम स्पॉट, मतलब वापस भी आ रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हमें क्या करना, पानी की स्पीड को फाइंड करना, ठीक है ना। देखो इसमें एक टर्म आया क्या, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो यहाँ समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम होता क्या। यहाँ देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, मतलब हम अगर क्या करें, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि ये हमारा वाटर करंट है, ठीक है ना, वाटर करंट है और ये वाटर का फ्लो ऐसा है। चलिए दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, वाटर का फ्लो ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक बोट है, समझ लीजिए ये हमारे पास बोट है, ठीक है। अगर ये बोट और ये वाटर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा हमारा डाउन स्ट्रीम, मतलब
विद द वाटर, ये क्या कहते हैं, विद द फ्लो। ये हमारा वाटर करंट और ये हमारा बोट का फ्लो, तो ये क्या कहलाएगा, विद द फ्लो, विद द फ्लो। ठीक है, इसका एक और टर्म आएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को समझते हैं, यहां पर देखें अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से ये हमारा वाटर का फ्लो है और वाटर का फ्लो लेट से ये डायरेक्शन में, ठीक है ना, वाटर का फ्लो ये डायरेक्शन में, और हमारा जो बोट है, लेट से बोट यहाँ पे बनाया हूँ, ये बोट, और ये बोट का फ्लो क्या है, ये डायरेक्शन में। मतलब वाटर का फ्लो ऐसा है और हमारा बोट का फ्लो बोट के डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अगेंस्ट द वाटर फ्लो कर रहा है ये, तो ये क्या कहलाता है, अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है ना, यहाँ से हमें कंसेप्ट समझा। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, पानी के बहाव के साथ अगर हम उसको क्या करते हैं, हमारा जो बोट है वो उसी स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम, और अगर उसके अगेंस्ट आ रहा है तो क्या होगा, अपस्ट्रीम। ये बात को समझाया हूँ, इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूज़ होगा, और हमें ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं और मान लेते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। होपफुली डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कंसेप्ट समझा होगा, इसको अपने नोटबुक में साइड में बना लेना ताकि समझ जाए। ठीक है ना, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो भी है किलोमीटर और आर में, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में, और टाइम का डिस्टेंस किस में गिवन है, आर में, इसलिए हमने क्या किया, किलोमीटर पर आर का जिम किया है। ठीक है, उसके बाद वाटर करंट का क्या डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इस कितना गिवन है, 12 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट ना, वाटर करंट मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स, वाटर करंट जो मैं यहाँ पे लिखा आपको समझ में आ रहा है, करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ये टर्म से नहीं है, वाटर फ्लो कह लीजिए। फिर एक काम कीजिए, अगर करंट नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे करंट वर्ड जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्लो, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या बोला गया है, स्पीड ऑफ द बोट इन, जब फ्लो के साथ होगा, हमारा जो मोशन है अगर पानी के साथ जा रहा है तो क्या डाउनस्ट्रीम है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट विद द फ्लो। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, डिस्कशन किसका ले रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम का। मतलब क्या होगा स्टूडेंट, प्लस के साथ, तो ये होगा हमारे पास बोट का स्पीड क्या है 12 और वाटर का फ्लो क्या है x, तो ये क्या होगा 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, ये हमारा क्या था, जाने का स्पीड। आने का स्पीड क्या होगा स्टूडेंट, उससे माइनस होगा, मतलब क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, तो लिखते हैं स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। मतलब यह हमारा पानी के साथ वाला फ्लो और यह हमारा पानी से अपोजिट वाला फ्लो का स्पीड। नाउ हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या गिवन है, आने और जाने का दोनों का क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम कितना 8 आवर्स है, और दोनों का आने और जाने का जो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो कितना 36 किलोमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, और ये क्या होगा, स्पीड नीचे चलाएगा टाइम ऊपर गया, तो ये क्या हो जाएगा स्पीड। करेक्ट। नो देखिए टोटल टाइम हमें कितना गिवन है 8 आवर्स, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड ऑफ द बोट विद द
अप डाउनस्ट्रीम के साथ, तो डाउनस्ट्रीम के साथ कितना प्लस आएगा, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम का कितना स्पीड है 12 प्लस एक्स प्लस, ये हमारा T1 टाइम, मतलब क्या, जाने का टाइम। अब आने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, तो ये भी वो तो कितना है 36 ही है, और अगेंस्ट द वाटर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, माइनस साइन आएगा जो हमारा अपस्ट्रीम का होगा, तो क्या होगा 12 माइनस एक्स, और टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 8, करेक्ट। अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ से 36 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 36 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 8, करेक्ट। अब इसको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा 36, ये यहाँ जाएगा तो 12 प्लस एक्स होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12, सॉरी ये माइनस एक्स होगा स्टूडेंट्स, और ये 12 प्लस एक्स होगा अपॉन, ये देखिए यहाँ क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 112 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो गया 8। नाउ क्या डिलीट होता है यहाँ से, x और x डिलीट हो गया, तो यहाँ क्या बचा देखिए 12 प्लस 12 क्या होगा 24, मतलब 36 इंटू 24 अपॉन 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, करेक्ट। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 तो है ही है ना, ठीक है ना, तो इसको हम देखिए 8 के टेबल में 24 आता है, यस 8 1 सा 8 और 8 3 सा 24, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये यहाँ लेकर जाते हैं, तो क्या होगा 36 इंटू 3 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नाउ ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ लेकर आते तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। अब 36 3 जा कितना होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, देखिए 3 6 जा 18, करेक्ट, कैरी 1 3 3 जा 9, और 9 प्लस 1 क्या होगा 10, करेक्ट। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 144, 4 माइनस 8 क्या होगा 6, और यहाँ क्या होगा 4 मतलब 4 माइनस 8 6 मतलब 14 माइनस 8 6, यहाँ क्या बचा 3, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का 0, ये स्क्वायर है तो यहाँ आएगा तो क्या होगा रूट 36, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा रूट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस और माइनस 6। अच्छा x क्या है हमारे पास, देखिए हमने क्या माना स्पीड ऑफ द वाटर करंट इन कितना है x किलोमीटर, मतलब x हमारा क्या था स्पीड, तो हमारा स्पीड तो कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, करेक्ट। तो हम स्पीड क्या लेंगे देयरफॉर, लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं हम देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, या फिर वाटर करंट कह लेना, इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्या क्या सीखने मिला, पहला डाउनस्ट्रीम का, यहाँ पे वर्ड सिर्फ एक ही यूज़ किया था स्टूडेंट डाउनस्ट्रीम, आने वाला रिटर्निंग स्पीड को हम क्या कहेंगे अपस्ट्रीम कहेंगे, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं गिवन था, बट ठीक है अगर इनकेस कभी और पूछा कि अपस्ट्रीम से हुआ तो अपस्ट्रीम का मतलब हमारा ये हुआ अगेंस्ट द फ्लो, डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो। साइंस का टर्म हमने पढ़ा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से हम अलग अलग 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यूज़ किया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस तरह से हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया और इसको सॉल्व किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ द बोट और सॉरी स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो कितना आ गया स्टूडेंट्स 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या गिवन है देखिए, पिंटू टेक्स 6 डे मोर देन दोज ऑफ निशो टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, if they work together then they finish the work in a 4 days, how many days it would take to complete the work if they work alone। अगर अलग अलग उन लोगों ने काम किया तो कितना वक्त लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट्स मैन और वर्क का। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि केसेस के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे पिंटू क्या कर रहा है 6 दिन ज़्यादा टाइम ले रहा है किससे, निशो से ना। तो हम क्या करते हैं पहले निशो का वर्क मान लेते हैं x डेज। तो क्वेश्चन देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेट निशो टेक्स x days to complete a work
अ वर्क अलोन, करेक्ट। अकेले काम करने के लिए उसको x डेज लग रहे हैं। नाउ अब समझिए कि उसका हमारा स्टेटमेंट क्या था कि पिंटू जो है वो उसको कितना दिन लग रहा है, 6 दिन ज़्यादा लग रहा है, करेक्ट। तो लिखते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन पिंटू टेक्स, अगर निशु x डेज लग रहा था तो पिंटू को कितना है, x प्लस 6 डेज, करेक्ट। तो क्या होगा, x प्लस 6 डेज टू कंप्लीट वर्क अलोन। कोई भी काम उसको खत्म करने में कितना लग रहा था, 6 दिन ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है, देखो कि दोनों मिलकर क्या होगा, दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रही है, 4 दिन में। सो टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क, इन 4 डेज। नाउ अगर x डेज में निशु अकेला काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका, करेक्ट। एक दिन का काम कितना, 1/x। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ निशु, 1 डे वर्क ऑफ निशु, ये कितना हो जाएगा, 1/x। 1 डे वर्क ऑफ पिंटू कितना होगा, सो लिखते हैं 1 डे वर्क ऑफ पिंटू, ये कितना होगा, 1/x प्लस 6, करेक्ट। नाउ दोनों काम कर रहे तो कितना, 4 डेज लग रहा है। अकेले अगर दोनों टुगेदर काम करेंगे तो कितना, 1 डे वर्क ऑफ वर्किंग टुगेदर, तो वो कितना होगा, 1/4 डेज। नाउ हमें क्या फाइंड करना, अलोन, मतलब x डेज, x फाइंड करना है। तो दोनों जितने दिन में काम करेंगे उसका क्या करिए, सम होगा, मतलब ये और ये ऐड करने का तो हमारा एंड रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 1/4। ना इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, x प्लस 6 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x, और ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1/4। सॉल्व करते हैं, x और x क्या होगा, 2x प्लस 6 अपॉन x, ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो इसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन, यहाँ देखिएगा तो क्या होगा, 4 इंटू 2 8x, 4 6 24, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सारे टर्म्स को यहाँ लेकर आते हैं तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, और ये क्या होगा, -24 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x क्या होगा, -2x, तो क्या होगा, -2x -24 इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 4 से क्या होता है, 24। तो ये तो आसान है काफ़ी, ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या होगा, x कॉमन लिया, x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लिया, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 6 दो बार एक बार लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब देखिए -6 तो हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी -4 तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्क हमारा नेगेटिव, डेज तो हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता ना कभी। तो यहाँ क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 6, करेक्ट। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइनली फाइंड करना था हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो अगर अलोन वर्क करना होगा तो निशु को कितना टाइम लगेगा, यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, निशु टेक्स
कितना दिन लगेगा निशु को x डेज, मतलब कितना होगा 6 डेज। एंड पिंटू को कितना x प्लस 6 डेज, x प्लस 6 और ये x, करेक्ट। तो क्या होगा, पिंटू टेक्स 6 प्लस 6 मीन्स व्हाट 12 डेज। कब, जब ये कैसे काम करने वाले हैं, अलोन, when they work alone, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, निशु का 6 डे एंड पिंटू का 12 डेज। इसको आप कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा है, पहले टाइम एंड वर्क का इसके लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, इससे पहले वो हमने एज का क्वेश्चन देखा था, इससे पहले स्पीड का क्वेश्चन देखा था। अब हम पढ़ने वाले डिवाइड वाले क्वेश्चन, मतलब डिवाइड क्या था हमारे पास, हमारा फॉर्मूला क्या था, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो बचपन में पढ़ा था। जैसे बचपन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये समझो कैसे, डिविडेंड इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला क्या था ऐसे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये क्या था, तो इसको जस्ट थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हमें 9 को डिवाइड करना है 4 से, तो क्या करना होगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 माइनस 1 क्या होगा, 9 माइनस 8 क्या होगा 1। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, डिविडेंड, करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर, और ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट, और ये हमारे पास 1 क्या बचा, रिमाइंडर, करेक्ट। नाउ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम। तो क्या गिवन है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, करेक्ट। नाउ देखते हैं हम, इसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म क्या गिवन है, कि स्मॉलेस्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, क्वोशिएंट, सॉरी यहाँ पे हमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म गिवन है 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर। तो डिवाइजर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कि लेट द डिवाइजर बी x, डिवाइजर कितना है x, और हमको क्या बोला है, दूसरा बोला है कि डिवाइजर हमारा x है। तो गिवन कंडीशन का क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, देखिए क्वोशिएंट अगर लिखना चाहूँ 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स और 6 ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स ऑफ 6 हमें क्या क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर डिवाइजर हमने क्या मान लिया x, क्वोशिएंट हमें कितना मिल गया 5x प्लस 6 हमें, और रिमाइंडर कितना गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर, स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, हमें तो गलत लग रहा है, फिर से लिख देता हूँ, रिमाइंडर कितना गिवन है 1। नाउ डिवाइजर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिविडेंड का। तो डिविडेंड कितने को डिवाइड करना था, डिविडेंड हमारा कितना था 460। सो डिविडेंड कितना है हमारे पास, डिविडेंड ये हमारे पास है 460। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए डिविडेंड मतलब क्या हुआ यहाँ पे 460 इक्वल टू, डिवाइजर हमने कितना लिया है x, और क्वोशिएंट कितना लिया हमारे पास 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर कितना लिया हमने स्टूडेंट्स 1। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 460 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6 1 ज़ा 6x और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 1 ये 460 को यहाँ लेकर आते हैं, तो क्या होगा देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 459 इक्वल्स टू, सॉरी 460 लिख देता हूँ पहले, 460 इक्वल्स टू 0। इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें क्या पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर का सम करने पे आंसर 6 आना चाहिए। हमें देखिए ये 5 इंटू 459 करना होगा, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्या होगा 5 इंटू 459,
तो ये हमारा माइनस में है, तो माइनस हम बाद में यूज़ कर लेंगे, पहले मान लीजिए माइनस में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो 5 9 सा क्या होगा 45, और 5 5 सा 25, 25 प्लस 4 क्या होगा 29, फिर कैरी 2, 5 4 सा 20, और 20 प्लस 2 क्या होगा 22। करेक्ट, तो हमारा आंसर ये आया ना। ये काफ़ी बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर जो है वो मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, और ऐड करने पे हमारे पास दो नंबर का ऐड करने पे क्या आना चाहिए 6। ऐसा हमें नंबर ढूंढना होगा। तो देखें, एक बात तो तय है कि लार्जेस्ट नंबर होगा, तो 50 इंटू 50 कितना, कैसे जाएंगे अप्रोच करेंगे। देखिए 50 इंटू 50 क्या होगा 2500, तो 2500 से तो ज़्यादा है, मतलब 50 50, तो बस एक बोलते हैं ना ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि हाँ 50 इंटू 50 से कुछ तो कम होगा। 50 इंटू, अगर ऐसा नंबर देखते हैं जो हमें क्या मिलने वाला है उसके पास देखते हैं, तो 51 और 45 अगर हम करके देखें अगर 51 और 45 करके देखें, तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे 5 हमें मिल रहा है। तो अगर 45 इंटू 51 करेंगे तो हमारा आंसर देखिए 5 4 जा 20, और ये 22, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अभी प्लस 6 है, तो ये क्या होगा प्लस 51 माइनस 45। अभी नंबर यहाँ ढूंढ लेते हैं। देखिए 5x² प्लस क्या नंबर मिला हमें प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है स्टूडेंट्स, तो क्या सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 5x प्लस 51। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 45 के टेबल में 459 नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है 5, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 9, तो 5 का यूनिट डिजिट कभी भी क्या होगा 0 और 5, मतलब ये तो नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या होगा स्टूडेंट्स 9 होगा, तो हमने कॉमन क्या ले लिया 9। अब क्या बचेगा देखिए 9 5 जा 45। करेक्ट, और 9 इंटू 51 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 459। देखिए 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो हमारे पास ये दो नंबर्स है, दोनों सेम है, तो यहाँ लिखते हैं 5x प्लस 51 इक्वल टू x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करना था स्टूडेंट, डिवाइजर हमारा x, तो हमें अल्टीमेटली फाइनल फाइंड दैट क्वोशंट एंड डिवाइजर, मतलब क्वोशंट फाइंड करना और डिवाइजर फाइंड करना है, मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की ना। यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखें तो दो टर्म्स क्या क्या आने वाली है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लिखना चाहे तो क्या होगा 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5x इक्वल टू माइनस 51 एंड x इक्वल टू क्या हो गया 9, माइनस 9 वहाँ गया तो क्या होगा प्लस 9। तो ये हमारा एक आंसर आया, और ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा x इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। तो ये हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्म्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या बोला है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ और सिर्फ यही है ना। हमें क्या फाइंड करना था डिवाइज़र, मतलब डिवाइज़र देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने डिवाइज़र को x माना था, मतलब डिवाइज़र कितना हो गया, डिवाइज़र मिल गया हमें 9, और हमें क्या चाहिए था क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना होगा देखिए 5 इंटू 9 प्लस 6, तो 5 9 जा 45, और 45 प्लस 6 कितना होता है 51। तो यह हमारा मिल गया क्वोशंट, और ये मिल गया हमें डिवाइज़र। हमसे क्या पूछा था फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइज़र, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्टिविटी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, एक्टिविटी क्वेश्चन है, वो हमें बॉक्सेस फिल करने हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमें गिवन क्या डायग्राम, एक ट्रेपेजियम गिवन है। ठीक है, और वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो हमें क्या गिवन है, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। अल्टीमेटली हमें गिवन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 33 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और हमें एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, तो हम पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, और उसके बाद बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और क्या क्या कंसेप्ट है। तो पहले डायग्राम क्या है, ऐसा ये डायग्राम है, ये हमारा पॉइंट है M, ये है A, ये है B, और ये गिवन है, ये और ये दोनों सेम है,
ये डी है और ये सी है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ गिवन है वो है 2x प्लस 1 और ये गिवन है x माइनस 4 और ये गिवन है x और ये गिवन है x माइनस 2। ठीक है, और ए बी सी सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ हो गए। हाँ। तो ये हमें क्वेश्चंस गिवन था। इसका एरिया गिवन है स्टूडेंट्स, टोटल एरिया कितना गिवन है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये बात तय हुई कि जो इसके अंदर डायमेंशंस गिवन है किसमें गिवन है सेंटीमीटर में ना। मैंने एक बात की थी क्या कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से पहले थोड़ी सा हम बचपन की बातें याद करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको याद आ रहा होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक बेस होता है, वहाँ पे ये दो साइड्स होते हैं, जो दोनों साइड का लेंथ क्या होता है एडजेसेंट साइड का सेम होगा, तो क्या कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। करेक्ट। आइसो मतलब क्या होता है सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब क्या है कि AD का लेंथ BC के लेंथ से क्या है इक्वल है। करेक्ट। हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट में हमें बॉक्सेस में AB CD और मतलब AB फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, BC फाइंड करना होगा, AD फाइंड करना होगा। 4 डायमेंशंस हमें फाइंड करने। नाउ ये बात तो तय है कि यहाँ पे क्या कि AD इक्वल्स टू क्या होगा BC होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहीं से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। सॉल्यूशन देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल लिख लेता है यहाँ पर, देखिए पहले सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू क्या हाइट। ना पैरेलल साइड क्या हमारे पास AB और CD। तो देखिए इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब क्या हो गया AB प्लस ये क्या है CD इंटू हाइट क्या है हमारे पास AM। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है 33। करेक्ट। तो ये 2 हमारा यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 इंटू 2 66। AB की वैल्यू कितनी गिवन है x, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस CD कितना गिवन है हमारे पास 2x प्लस 1, तो हो गया 2x प्लस 1। AM कितना गिवन है हमारे पास x माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4। नाउ 66 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 2x क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये क्या हो गया x माइनस 4। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा 66 इक्वल टू ये 3x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 और x माइनस 4। तो यहाँ से होगा 66 इक्वल टू 3x स्क्वायर 3 4 ज़ा माइनस 12x प्लस x और माइनस 4। ना ये 6 यहाँ 66 यहाँ लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर 12x माइनस x क्या होगा माइनस 11x माइनस 4 और ये माइनस 66 इक्वल टू क्या होगा 0। नाउ ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 और माइनस 66 क्या होगा माइनस 70 इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखिए ये और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या होगा कि 3 इंटू 70 ये क्या होगा माइनस 210, क्योंकि ये हमारा एक टर्म हमारा किसमें माइनस में। अब हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 2110 और सम करने पर आंसर कितना आना चाहिए माइनस 11। तो कैसे होगा वो, तो वो होगा क्या लिखेंगे 21 10 तो 21 10 कितना होता है 210। करेक्ट। और हमें आंसर किस में चाहिए माइनस में, मतलब हमारा क्या होगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। हमें दो फैक्टर्स मिल गए तो हम सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। ना देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3x तो क्या बचेगा x माइनस 7 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा प्लस 10 तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ना देखिए
हम ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं x माइनस 7 और ये क्या होगा 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये मिटा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत, ठीक है, मैं कलर पेन चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू 7, माइनस 7 वहाँ जाएगा तो प्लस 7, और यहाँ से क्या होगा 3x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू माइनस 10/3। तो ये आंसर को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या x इक्वल टू 7। अब हमें क्या चाहिए, सारे साइड्स का लेंथ चाहिए, तो AB AM CD और सारे लेंथ फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंथ मैं कहाँ फाइंड कर दूँ, यहाँ फाइंड कर दे रहा। देखिए AB कितना है हमारे पास, देखिए x, मतलब x का वैल्यू कितना है 7, तो AB कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमें किस में किया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ, सेकंड देखिए हमें फाइंड करना है, मान लीजिए BC और AD दोनों सेम है, तो AD इक्वल टू BC इक्वल टू x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख दूँ 7, तो 7 माइनस 2 मतलब क्या होगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे क्या पूछा है CD, तो यहाँ देखते हैं CD, तो CD इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1, तो 2x मतलब x की जगह पे कितना हमारे पास 7 प्लस 1, तो 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 क्या होगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है AM, तो AM क्या होगा देखिए AM इक्वल टू x माइनस 4, मतलब क्या हो गया 7 माइनस 4, तो AM की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। मतलब देखिए हमने सारे डायमेंशंस फाइंड कर लिए इस ट्रेपेजियम के, क्या क्या फाइंड कर लिया, देखिए पहला AB, दूसरा AD और BC दोनों फाइंड कर लिया, तीसरा CD फाइंड कर लिया और चौथा AM फाइंड कर लिया। इस तरह से हमारा ये जो एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने क्या किया 2.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया पूरा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए।